नमस्कार, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो आइए चलिए बिना देरी किए कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 11 जिसका नाम है हींग वाला और उसका परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने बताया है कि हर कौम के कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, मगर अधिकांश लोग भले ही होते हैं। वे जिसके भी संपर्क में आते हैं गहरी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। इस कहानी का नायक हींग वाला पठान भी एक ऐसा ही भला इंसान है जो उन बच्चों को मौत के मुंह से बचाता है जो उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये जो पाठ है बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ में लेखिका हमें यह बताती है कि जो हर कौम में कुछ लोग बुरे होते हैं लेकिन अधिकतर लोग जो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और इसमें इस कहानी में ये बताते हैं कि जो हींग वाला पठान भी एक ऐसा ही भला इंसान है जो बच्चों को मौत के मुंह से बचाता है। जो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते वो उनकी भी मदद करता है। तो आइए किस प्रकार होता है ये इस पाठ में हम जानते हैं। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया और मौल श्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। मतलब बच्चों, ये पाठ की शुरुआत ऐसे होती है कि लगभग 35 साल का एक जो खान है वह कहता हुआ आता है कि अम्मा हींग लेगा, और आंगन में आकर के पीठ पर बंधे जो लदा हुआ पीपा है वो खोलकर नीचे धर देता है और मौलश्री के बने हुए चबूतरे पर बैठ जाता है। इस इतने में अंदर से बरामदे में 9-10 वर्ष का कोई बालक आता है और वो बाहर निकलकर उत्तर देता है कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश कू जा रहा है कू जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। मतलब वो कहता है, इतने में वो मानने वाला कहाँ था कि बालक ने बोल दिया कि जाओ और चला जाता। वो अपना साफा खोलता है और उसे हवा करने लगता है और फिर कहता है कि अम्मा हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश कू जाता है और बहुत ही दिनों बाद लौटेगा। सावित्री इस हम उम्र बेटी की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो अभी बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो हुए नहीं जब तुमसे हींग ली थी। मतलब बच्चों, सावित्री अपने बच्चे की बात नहीं टालती है। ज्यादातर वह बाहर आती है किचन से हाथ पोंछते हुए रसोई घर से और कहती है, हींग तो अभी रखी हुई है, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए खान जब तुमसे हींग ली थी हमने। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही ना हो, उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। खान ने जैसे सावित्री की बात को अनसुना करके फिर बोला, हेरा हींग है माँ, मतलब हींग क्या है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है और आज तुम्हारे हाथ से बोहनी चाहता हूँ, बोहनी करा दो, मैं तो देकर ही जाऊंगा हींग। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसे त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, तुम्हें हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। इतना कहकर जो खान ने क्या किया, हींग के छोटे बड़े कई सारे डिब्बे जो है निकाले, उनमें से एक डिब्बा बिना किसी बात के, बिना हिचकिचाहट के सावित्री के सामने रख दिया और कहा, अम्मा ये हींग ले लो। और ये जो हींग है वो क्या बताते हैं कि एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा, आप ये हींग ले ही लो। फिर सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या, ढेर से ढेर सी पहले से रखी है। मतलब वो कहती है, मैं इतनी सारी हींग का क्या करूंगी, ढेर सारी पहले से ही रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी, फिर आज हम अपने देश कू जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। वह कहता है, खान बोलता है कि कृपया अम्मा ले लो, हम अपने देश कू जाता है, फिर न जाने कब निकले कब लौटेगा, हींग तो घर में रखी रहेगी, हींग तो घर में सुरक्षित पड़ी ही रहती है। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में हम कितने अच्छे से देख पाते हैं कि ये जो सावित्री है ये किस प्रकार हींग वाले से वार्तालाप करती हैं
और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। और खान ने क्या किया, इसके बदले में बिना उत्तर के हींग तोलना शुरू कर दिया। अब जो सावित्री थी उसके सारे बच्चे बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, मत लेना माँ, तुम इससे हींग कभी मत लेना, और ये तो जबरदस्ती हींग तोले ही जा रहा है। फिर आगे देखिए, जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। जब खान ने हींग की पुड़िया बनाई और सावित्री के सामने रख दी, तो सावित्री के सबसे छोटे बालक ने क्या किया, हींग की पुड़िया उठाई और खान की ओर फेंकते हुए कहा कि ले जाओ ये हींग, हमें नहीं लेना है। ठीक है। और इसके साथ ही वह अपनी माँ को भी कहता है बालक कि चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। अब सावित्री ने क्या किया, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हींग की पुड़िया उठाई और क्या किया बच्चों, 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने ला करके खान को दे दिए। और खान भी पैसे लेकर सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यह लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना देंगे। मतलब सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए, हम मांगेंगे तो माँ हमें कभी भी इतने पैसे नहीं देगी। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। 6 साल का छोटा बच्चा क्या बोला कि भैया माँ से पैसे मांगो, हम बर्फ का मलाई खाएंगे, सॉरी, हम मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए हैं, हींग की जरूरत नहीं थी। इसके आगे से कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ, ऐसे आवाज लगाते हुए मलाई का बर्फ वाला जा रहा था। अब 6 साल का छोटा बच्चा केवल इतना ही बोला, भैया माँ से पैसे मांगो। और वह भी बोल पड़ा कि और जो बड़ा लड़का था वह केवल माँ से यही कह सका कि तुमने खान को यूं ही इतने सारे पैसे दे दिए, जबकि हींग की तो जरूरत भी नहीं थी। और इसके आगे वह कुछ अपनी माँ से बोल ना पाया। और इतने में जो छोटा बालक था उसके कानों में तो मलाई के जो बर्फ है उसकी ही आवाज गूंजे जा रही थी। वह माँ से बिगड़कर बोला, माँ 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, माँ तुम माँ से पैसा ना मांगो, वे तुम्हें ना देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं। अब बच्चों, छोटा बच्चा माँ से बिगड़कर बोलता है कि माँ 6 पैसे हमें भी दो, हम बिना पैसे लिए नहीं रहेंगे। तभी 8 साल की लड़की गंभीरता से कहती है कि माँ हमें पैसे नहीं देगी, माँ का बेटा तो वही खान है, माँ केवल खान को ही पैसे देगी। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। मतलब सावित्री को ये सारी बात सुनकर के हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सावित्री ने कहा कि अपनी हंसी दबाते हुए, गुस्से का स्वर बनाते हुए कि बड़ी बातें करने लगे हो, चलो खाना खाओ, खाना तैयार है। छोटा बोला, पहले पैसे तो तुमने खान को दिए हैं। छोटा क्या बोला कि पहले पैसे तो तुमने खान को पैसे दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खाओ, फिर रुपया 6 आने दूंगी, ठीक है। खाना खाते खाते हिसाब लगाने लगा। अब बच्चा खाना खाते ही हिसाब लगाने लगा। रुपए में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। अब जो बच्चे हैं वह आपस में अनुमान लगाते हैं, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, कभी नहीं, मैं 6 आने ही लूंगा। छोटा बिफर के क्या बोलता है, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा, मतलब कम नहीं लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार ना कर लिया तो होता तो दोनों भाइयों में तकरार की नौबत आ गई होती, क्योंकि मुन्नी ने बोला केवल मैं 4 आने ही ले लूंगी। अगर वह ऐसा ना बोलती तो दोनों भाइयों में लड़ाई हो ही गई थी, समझो। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने
इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। अब क्या होता है बच्चों, बहुत सारे महीने बीत जाते और सारी हींग भी खत्म हो जाती है। होली का समय आता है और दंगे भड़क जाते हैं, जिनमें से उन दंगों में 2 खान भी मारे जाते हैं और इसीलिए खानों ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। सावित्री कभी कभी सोचती थी कि कहीं उस हींग वाले खान को तो नहीं मार डाला गया, लेकिन अगर मर भी गया होगा तो क्या, और भी बहुत सारे हींग वाले हैं। लेकिन कभी न कभी रह रहकर सावित्री को उस हींग वाले की याद आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उस मॉलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। सवेरे सवेरे एक दिन सावित्री उठी और वहीं पर मॉलश्री के पेड़ के नीचे कुछ बीन रही थी। उस दिन स्कूल की बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे आसपास खेल रहे थे। अचानक उसके कानों में स्वर आता है कि कहाँ जा रहे हो, ठहरो, यहीं रुको, भीतर मत जाओ। उसके पति की कठोर स्वर था ये। उत्तर मिला, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान देश कू गया था, अम्मा परसों यानी परसों लौटा हूं। उत्तर मिला, मतलब जब वो उसके पति ने कड़े स्वर में पूछा तो हींग वाले ने कहा, मैं हूं, हींग है हींग, हेरा हींग है। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने आ गया। खान को देख करके सावित्री ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी है, कहाँ थे, सारी हींग तो कब की खत्म हो गई है। तो फिर खान कहता है कि मैं अपने देश कू गया था, परसों ही लौट करके आया हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान, दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। सावित्री ने बताया कि यहाँ तो बहुत सारे दंगे हुए हैं। खान बोला, हमने हमने भी सुना था कि दंगे हुए हैं। फिर वह आगे कहता है कि जो लड़ने वाले उनमें क्या है, बिल्कुल भी समझ नहीं है। सावित्री ने कहा, लेकिन इतने दंगों की खबर सुनने के बाद भी तुमने क्या किया, तुम फिर भी यहाँ पर हींग देने चले आए, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा। फिर खान कहता है कि अम्मा बताओ भला, कानों पर हाथ रखते हुए कहता है, कभी माँ से भी बच्चे को डर लग सकता है, कभी माँ से भी डर लगता है भला बच्चे को। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौलकर सावित्री को दे दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास ना थी। इसके बाद क्या होता है, वो तुरंत छटाक भर हींग तौल करके सावित्री को देता है और उनमें से खुले चिल्लर किसी के भी पास दोनों में से नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। खान ने बोला कि खान पैसा फिर आकर ले जाएगा और सलाम करके सावित्री को वह वहां से चला जाता है। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली ना जला सके थे, इसीलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। अब दशहरा है बच्चों, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। अब होली पर क्योंकि दंगा हो गया था, इसीलिए वो होली नहीं जला पाए थे और होली सही से मना नहीं पाए थे, और इसीलिए अब कहीं पर भी दंगे होने की आशंका न थी, सब जगह शांति थी। अब किंतु होली नहीं मना पाए थे, इसीलिए अब दशहरा दूने उत्साह के साथ वहां पर मनाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे ना माने सो ना माने। अब 4 बजे क्या था, माँ काली की झांसी यानी जुलूस निकलने वाला था। बच्चों ने भी सावित्री से जिद की कि वो माँ काली की झांसी यानी जुलूस देखेंगे, लेकिन जो डरपोक थी सावित्री, इसीलिए वो अपने बच्चों को भी उनके सामने नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन बच्चे भी ना माने, वो तो बोलने लगे कि वो जाएंगे तो वो जाएंगे। नौकर श्याम स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखाकर लिए आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए, मतलब
नौकर जो श्यामू था, उनका नौकर, वह कहता है, वह भी बहुत उत्सुक था काली का जुलूस, काली माता का जुलूस देखने के लिए। तो उसने भी कह दिया, भेज दीजिए ना माँ जी, गांव के मोहल्ले के और भी लोग जा रहे हैं और मैं तो तुरंत इन्हें दिखा करके अभी लिए आऊंगा। विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते वे भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। क्योंकि वे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो विवश होकर बच्चों को भेज ही देती है। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब घर में वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। अब बच्चे सारे खुशी खुशी जुलूस देखने चले गए, लेकिन जो सावित्री थी वह बहुत उदास थी। उसकी गोदी में केवल उसके साल भर का बच्चा था और वह थी। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते ही दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन था ना बाहर। बच्चों को भेजने के बाद अब उनकी प्रतीक्षा में सावित्री लग जाती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती है और बच्चों की प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते दिन ढल जाता है, पर बच्चे नहीं आते हैं। और इसी से क्या होता है, सावित्री जो है बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आए। आदमी से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। इतने में ही कुछ लोग जो है उसके दरवाजे से भागते हुए नजर आए। सावित्री वहां तक गई और उन्होंने उन आदमियों से पूछा कि क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना अब। एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, जहां हजारों आदमी मर गए हैं। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मतलब बच्चों, जब उस आदमी ने जवाब में यह बताया कि माँ जी दंगे हो गए हैं, दंगे, पुलिस ने गोलियां चला दी हैं और जो लाशें हैं लोगों की, उन हजारों लाशों से सड़क जो है बंद हो गई है। और फिर यह सुनते ही जो सावित्री थी, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उन्होंने दूसरे आदमी से कहा, मेरे 3 बच्चे हैं, वहां गए हुए हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, आप कृपया मेरे बच्चे ला दो, मैं आपको इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, का हम तुहार बच्चन का पहचानित है माँ जी, फिर जान से पियार कछो नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को ना जाई। मतलब देहाती ने क्या जवाब दिया बच्चों? उन्होंने कहा कि वहां, क्या मैं आपके बच्चों को पहचानता हूं, और वहां जाल माल का खतरा है, चाहे आप मुझे इनाम दो, चाहे आप पूरा खजाना ही उल्टा दो, मैं नहीं जाऊंगा और कोई और भी नहीं जाएगा अपनी जान वहां पर जोखिम में डालने के लिए। और बच्चों, वो आगे यह भी बोलता है कि गोली चल रही है, घोड़े दौड़ दौड़ रहे हैं, और वो इतने में कैसे इनाम के लालच में वहां जाकर के उनके बच्चों को ला सकता है। फिर सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? अब वो खुद को ही कोसते हुए ये सारी बातें कह रही है कि बच्चे तो जिद करते ही हैं, बच्चों को भेजना ना भेजना तो मेरे हाथ में था, और ये देहाती इतनी भीड़ में कैसे ढूंढ पाता मेरे बच्चों को? जानता भी नहीं है, और अपनी जान को जोखिम में भला डालेगा ही क्यों? और ये सोचते हुए बहुत बच्चों घबरा रही है। और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखाकर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी अभी तक हुआ ही नहीं। और वो श्यामू के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, उसका नौकर है, उसने कहा था कि अभी दिखाकर लाता हूँ, और वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि इसका अभी तक हुआ ही नहीं है। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में है, पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सब के सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहे? बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ
नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब जो बच्चों को सावित्री सोचते हैं कि उसके पति जो है वह शहर में है नहीं, वह अपने 1 साल के बच्चों को छोड़ करके कैसे जाए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, और शहर का वातावरण इतना खराब है और मोहल्ले में भी कोई बड़ा सयाना नहीं दिखता जिससे वह मदद ले सके। और रात हो चली है, दिन ढल चुका है, अब दंगा भी शांत हो गया, लेकिन उसके बच्चे हैं कि लौटकर वापस अभी तक नहीं आए हैं। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैंताने जाकर गिरी सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे शायद यकीन हो चला कि अब मेरे बच्चे नहीं आएंगे। बच्चे छोटे बच्चों को रुला करके उसके पैर के पास लेट करके खुद भी फूट फूट करके बच्चों वह रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई आवाज लगा रहा हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे जब वो रो रही थी कि किसी ने चिर परिचित आवाज में उसे अम्मा कहकर पुकारा हो। अब ये आवाज सुनकर सावित्री जो है वह भागते हुए ये कमरे से बाहर गई और सामने देखती है कि तीनों बच्चे सकुशल खान के साथ वापस आ चुके हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई मतलब बच्चों। जब उन्होंने अपने बच्चों को सलामत खान के साथ भेजा देखा तो वह बहुत खुश हो गई। इतने में खान कहता है कि अम्मा जमाना खराब है, माहौल बाहर का अच्छा नहीं है, आप बच्चों को ऐसे अकेले बाहर ना भेजा करें। और फिर खान ने आगे बताते हुए कहा कि पुलिस ने झूठी गोलियां चलाई, कोई मरा नहीं है, घायल हुए हैं, और वो भी पुलिस की गोलियों से घायल नहीं हुए, आपसी पथराव से घायल हुए हैं। और ऐसा खान ऐसा कह ही रहा था कि बच्चे जाकर के माँ से चिपट गए और रोने लगे। तब तो बच्चे कहते हैं कि माँ खान बहुत अच्छा है, खान ने हमें बचाया है, श्यामा तो दंगे होते ही हमें छोड़ करके भाग गया था, खान ही हमें बचा करके यहाँ तक लेकर के आए हैं। फिर उनकी माँ सावित्री कहती है कि अब तो मुझे खान से हींग लेने दोगे ना? फिर बच्चे सारे एक साथ स्वर में हामी हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, खान तो हमारा दोस्त है। लेकिन खान बीच में रोकते हुए कहता है कि हम तुम्हारा दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि किसी भी कौम वाले में सारे ही बुरे हों ये जरूरी नहीं है। अगर बुरे हैं तो अच्छे व्यक्ति भी हैं, जैसा कि यह खान था। मुसलमान होकर के भी वह दंगों से उन बच्चों को बचा करके लेकर आकर के उन्होंने अपनी अच्छाई को साबित किया। तो बच्चों इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।